हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज चल रही है एंडोक्राइनोबायोलॉजी की, जिसमें हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इसके पहले जो लेक्चर में हमने बात करी थी एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करी थी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का जो पूरा रिलेशनशिप होता था उसके बारे में हमने बात करी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा पार्ट होता है, जिसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे पिट्यूटरी के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक तो एंटीरियर पार्ट हो गया, ये दो ना कह के हम तीन कह सकते हैं। एक मिडिल पार्ट होता है, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। जो मेन पार्ट होते हैं, एक तो हो गया एडेनोहाइपोफाइसिस जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, दूसरा हो गया न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कह के या हम उसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो ओके, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो उसी का ओवरव्यू हम देखेंगे इसमें। तो जैसे हम बात करेंगे टू हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज आर एसोसिएटेड विद द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई का जो एक मतलब एसोसिएटेड होती हैं, जो क्या होती हैं, ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती हैं। तो इसमें आगे का पॉइंट क्या है कि पैरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियस होता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक्सॉन पास थ्रू द मीडियन एमिनेंस एंड टर्मिनेट इन द न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के जो एक्सॉन्स होते हैं वो मीडियन जो एमिनेंस होता है उसको पास करते हुए टर्मिनेट कर जाते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस पे। जो जब न्यूरो हाइपोफाइसिस की हम बात करते हैं, पिट्यूटरी की बात करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं, तो वहां पे हम नर्वस सिस्टम का ज्यादा रिलेशनशिप होता है उससे। ओके। तो इस आगे देखते हैं कि जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है वो एक्सॉन कहाँ से पास करता है? एक्सॉन पास थ्रू द मीडियन एमिनेंस एंड टर्मिनेट जस्ट अबव द ऑप्टिक कियाज्मा। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहाँ है? मीडियन एमिनेंस को पार करते हुए पास करते हुए टर्मिनेट करता था न्यूरो हाइपोफाइसिस में। लेकिन जो यहाँ सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस है उसके जो एक्सॉन्स हैं वो मीडियन एमिनेंस को पास करते हुए टर्मिनेट करते हैं कहाँ पर? जस्ट बिलो द ऑप्टिक कियाज्मा इन द न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके। अब आगे देखेंगे, दीज आर इफेक्टिवली टू टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स विदिन द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो दे मतलब देर आर इफेक्टिवली टू टाइप ऑफ न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स होते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में, जिसके हम बारे में बात करेंगे। एक तो होता है मैग्नोसेलुलर, एक होता है पैरवोसेलुलर या पार्वो सिल्वर कहते हैं। जो मैग्नो सेलुलर होता है उस वो क्या होता है, उसके जो न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं वो लार्जर होते हैं। तो मैग्नो सेलुलर न्यूरॉन्स आर लार्जर एंड पास थ्रू द मीडियन एमिनेंस एंड टर्मिनेट ऑन द न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके। वो जो पार्वो सेलुलर होते हैं वो क्या होते हैं न्यूरॉन्स, वो स्मॉलर होते हैं, जबकि मैग्नो सेलुलर क्या होते हैं, लार्जर न्यूरॉन्स होते हैं। एंड आइदर टर्मिनेट ऑन अ प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस एट द मीडियन एमिनेंस और इन अदर पार्ट ऑफ द सीएनएस। तो या तो ये टर्मिनेट करेगा कहाँ? कैपिलरी जो प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस होते हैं वहां पे टर्मिनेट कर जाएगा, या फिर सीएनएस में टर्मिनेट कर जाएगा। अगर सीएनएस में जाके टर्मिनेट होगा तो वहां एक्ट करेगा कैसे? न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह। ओके। न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर क्या करते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं? सिनैप्स जनरेट करते हैं या सिनैप्सिस में हेल्प करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस या न्यूरॉन्स आर आल्सो मैग्नोसेलुलर। तो अगर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस न्यूरॉन्स की बात करें तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं? मैग्नोसेलुलर कह सकते हैं। अगर मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? लार्जर देन द पार्वोसेलुलर, टर्मिनेट इन द न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस में टर्मिनेट करते हैं एंड पास थ्रू द मीडियन एमिनेंस एंड
इसके बाद क्या होती है, स्वेलिंग्स होती हैं, स्वेलिंग्स अलोंग देयर एक्सॉन्स नोन एज द हेयरिंग बॉडीज। अब जो यहाँ मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स होते हैं उसके पास क्या होती है, कुछ स्वेलिंग्स होती हैं, तो उन स्वेलिंग्स को हम क्या कहते हैं, हेयरिंग बॉडीज। बहुत सारे एग्जाम है जिसमें हेयरिंग बॉडीज पूछ ली जाती है, तो ये क्या है, मैग्नोसेलुलर जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसमें क्या होती है, कुछ स्वेलिंग्स होती हैं, या अलोंग देयर एक्सॉन में क्या होती है, कुछ स्वेलिंग होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेयरिंग बॉडी कहते हैं। एंड अब देख लेते हैं हेयरिंग बॉडी क्या है। तो hearing bodies are granules that accumulate the newly synthesized hormone within the axon or dendrite, forming swelling which then release the hormone into the general circulation। अब ये जो हेयरिंग बॉडीज होते हैं, ये ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्युमुलेट करते हैं, न्यूली सिंथेसाइज हार्मोन का एक्युमुलेशन करते हैं डेंड्राइट्स में या एक्सॉन में। उसके बाद क्या करते हैं, मतलब उसको एक्युमुलेट कर लिया, जब एक्युमुलेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें स्वेल हो जाएगा, वो उसका जो स्ट्रक्चर होगा स्वेल कर जाएगा। स्वेल करने के बाद उसके बाद में क्या होगा, ये रिलीज कर देंगे हार्मोन को इन द ब्लड सर्कुलेशन। ओके, द पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक न्यूरॉन्स आर आइदर वैसोप्रेसिनर्जिक होते हैं या ऑक्सीटोसिनर्जिक होते हैं, ऑक्सीटोसिनर्जिक होते हैं या वैसोप्रेसिनर्जिक होते हैं। वैसोप्रेसिनर्जिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूरॉन्स वो सिक्रीट करते हैं वैसोप्रेसिन, और जो ऑक्सीटो सिनर्जिक होते हैं या ऑक्सीटोसिन सिनर्जिक होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूरॉन सिक्रीट करते हैं क्या, ऑक्सीटोसिन को। तो यहाँ पर तो अगर हम मेन बात यहाँ करना चाहें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में, तो सबसे पहले बात यहाँ आएगी कि यहाँ दो हार्मोन सिक्रीट होंगे। एक तो वैसोप्रेसिन सिक्रीट होगा जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, और दूसरा हार्मोन सिक्रीट होगा कहाँ से, उसका क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या इसे हम लव हार्मोन कहते हैं। अब ऑक्सीटोसिन का बहुत सारे काम है, जैसे ये क्या करता है, पार्चुरेशन के समय जब किसी बच्चे का बर्थ होता है तो पार्चुरेशन के समय जो सर्विक्स होता है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन करवाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ना। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन ना होगा तो क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी बच्चे की। ओके, तो ऑक्सीटोसिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऑक्सीटोसिन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अदर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स इन द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, और कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस में, जिसे हम SCN कहते हैं। दीज आर इफेक्टिवली द बायोलॉजिकल क्लॉक, इसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। अब यहाँ हम बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करें तो जैसे हम इसमें बात करते हैं सर्काडियन रिदम की, है ना, तो इसमें कई सारी रिदम होती है, सर्काडियन रिदम हो गई, सर्कानुअल रिदम हो गई, कई सारी रिदम होती है, तो वो कंट्रोल कौन करता है। जैसे हम बात करते हैं जेट लैग हो गया, तो जेट लैग का पूरा प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है, SCN करता है, या सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस। जब हम लोग क्रोनोबायोलॉजी पढ़ते हैं तब उसमें SCN का बहुत ज्यादा रोल होता है, समझ गए। या सर्काडियन रिदम के लिए सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा हेल्प रोल होता है, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। ओके, अब देखो हम बात करेंगे सिंथेसिस की। अगर सिंथेसिस की बात करें तो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है इसका, प्री प्रो हार्मोन जो है, प्री प्रो वैसोप्रेसिन है। तो वैसोप्रेसिन का जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो क्या है, प्री प्रो हार्मोन, या हम प्री वैसोप्रेसिन कहते हैं, प्री प्रो वैसोप्रेसिन कहते हैं। दिस इज सिंथेसाइज्ड एंड देन प्रोसेस्ड इन द ग्रेन्यूल लाइक हेयरिंग बॉडीज टू फॉर्म द प्रो वैसोप्रेसिन। अब ये क्या करता है, ये सिंथेसाइज्ड होता है एंड एक्युमुलेट होता है कहाँ, हेयरिंग बॉडी में। हेयरिंग बॉडी क्या होती है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किसी हार्मोन को एक्युमुलेट करे रहती है ना। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, फिर आगे बात करेंगे। प्रो वैसोप्रेसिन इज द फर्दर प्रोसेस टू फॉर्म, इसकी जो प्रो वैसोप्रेसिन है इसका क्या होगा, फर्दर प्रोसेसिंग होगी
उसके बाद ये क्या बनाएगा, वैसोप्रेसिन बनाएगा। वैसोप्रेसिन या एवीपी आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी हम इसे कहते हैं। दूसरा क्या होता है, न्यूरोफाइसिन होता है। न्यूरोफाइसिन प्रोटीन होती है जिसे एनपी एनपी कहते हैं। इनका जो भी पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो भी अननोन है। फिर एक ग्लाइकोपेप्टाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड या इसे हम कहते हैं जीपी। तो ग्लाइकोपेप्टाइड का रोल किसमें होता है, रोल इन इज बीइंग रिसर्च करेंटली, मतलब इसका भी रोल अभी रिसर्च में लगा हुआ है, इसका भी रोल पता नहीं है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, अभी तक ये वेल नोन नहीं है, इसीलिए हम इसके बारे में अभी यहाँ बात नहीं करेंगे। ओके, दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द इक्विमोलर अमाउंट, और ये जितने भी अमाउंट प्रोडक्ट ये फॉर्म हुए हैं ये इक्विमोलर अमाउंट में फॉर्म होते हैं, रिलीज्ड एट द न्यूरो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एंड न्यूरोफाइसिन प्रोटीन। और ये किस फॉर्म में रिलीज होते हैं, न्यूरो सिक्रीशन, न्यूरो सिक्रीशन के फॉर्म में या न्यूरो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन के फॉर्म में सिक्रीट होते हैं और न्यूरोफाइसिन प्रोटीन के फॉर्म में रिलीज होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस हैज द सेम सीक्वेंस ऑफ द इवेंट एज वैसोप्रेसिन। अब जैसे वैसोप्रेसिन का प्रोडक्शन हुआ उसी तरह ऑक्सीटोसिन का भी प्रोडक्शन होता है। ऑल्दो द न्यूरोफाइसिन डिफर स्लाइटली एंड द ग्लाइकोपेप्टाइड इज एब्सेंट। अब वहाँ क्या था, ग्लाइकोपेप्टाइड बन रहा था यहाँ, लेकिन क्या है ऑक्सीटोसिन में यहाँ ग्लाइकोपेप्टाइड एब्सेंट होगी। और न्यूरोफाइसिन जो न्यूरोफाइसिन प्रोटीन है वो भी स्लाइटली डिफर करेंगी। अब आगे बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में ऑक्सीटोसिन के। तो बोथ वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन एग्जिबिट अ रिंग स्ट्रक्चर विद 6 अमीनो एसिड। जैसे हम ऑक्सीटोसिन की बात करें या वैसोप्रेसिन की बात करें तो इसके पास क्या होते हैं, 6 अमीनो एसिड का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। दे ऑल्सो हैव अ स्मॉल अटैच्ड चेन, या इसे हम क्या कहते हैं, प्री अमीनो एसिड्स होते हैं वो। डिफर बाई 2 अमीनो एसिड, डिफरेंस विद इन द रिंग स्ट्रक्चर, विद इन द रिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। वैसोप्रेसिन देखो, वैसोप्रेसिन के पास क्या होता है, फिनाइल एलिनिल रिप्लेस कर दी जाती है आइसोल्यूसिन से इन द ऑक्सीटोसिन। अगर डिफरेंस बिटवीन द चेन स्ट्रक्चर में बात करें, उसके पहले हमने रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, यहाँ चेन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वैसोप्रेसिन हैज आर्जिनिन, आर्जिनिन होता है इसके पास जो रिप्लेस्ड किया जाता है किससे, ल्यूसीन से, और किसमें, ऑक्सीटोसिन में। ठीक है? अब देखो यहाँ हम बात करेंगे कि जो ऑक्सीटोसिन होता है उसका एक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीटोसिन का एक्शन क्या होगा, सॉरी, वैसोप्रेसिन का एक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्शन। तो ये क्या करवाता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किसमें, प्रिंसिपल सेल जो होती है रीनल कलेक्टिंग डक्ट की, या आरसीडी जो होता है उसकी जो प्रिंसिपल सेल्स होती हैं वो क्या करवाती हैं, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाती हैं। दूसरा काम क्या है इसका, फाइनल कंट्रोल फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, जो मतलब कंट्रोल करता है जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है। ये इसका मेन वर्क क्या है, जो वैसोप्रेसिन होता है ये जो हमारा एक्सक्रीशन होता है उसमें वर्क करता है। और ये जितने भी आयंस होते हैं उनकी क्या होम्योस्टैसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, दूसरा इसका काम क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक इफेक्ट होता है। अदर एक्शन की बात करें तो जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उनके अंदर का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाए, तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देंगी ये, है ना। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करें अगर, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, आप स्मूथ मसल इन द वैस्कुलर सिस्टम, पार्टिकुलरली आर्टियोल्स। जैसे आर्टियोल में क्या होगा, स्मूथ ये कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी होता है कि फैट का डिपोजिशन हो गया आर्टरीज में, उसके कारण क्या होता है जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो तो उतने ही अमाउंट में होगा लेकिन अगर उसको जगह कम मिली हो कम मिल रही है तब क्या होगा, उसका जो फ्लो होगा बहुत तेज हो जाएगा, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, ब्लड का प्रेशर कहते हैं, वो मतलब बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। लो कब होगा, जब
जब जो आर्टरीज हैं या आर्टियोल्स हैं उसमें क्या हो जाए, जब रिलैक्सेशन हो जाए, है ना। तो आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। उसे हम एक अलग टर्म देते हैं, वैसो डायलेशन, या ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाए, उनके अंदर का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए, है ना। तो ब्लड का जो फ्लो होगा बहुत धीरे होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर। ओके। अब आगे देखिए कि कार्टिकोट्रोपिन जो होता है, कार्टिकोट्रोपिन जैसे हम क्या बात करें, जो एसीटीएच की बात करते थे, एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिन जो हार्मोन था उसके बारे में बात करेंगे। तो कार्टिकोट्रोपिन एसीटीएच रिलेज टुगेदर विद सीआरएच, या कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहाँ से सिक्रीट होता है, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। अब ये कहाँ से कैसे सिक्रीट होता है, बाय द पार्वो सेलुलर न्यूरॉन्स। तो यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, जो जैसे हम कहें जो कार्टिकोट्रोपिन का रिलीज है विद द सीआरए जो किससे होता है, तो पार्वो सेलुलर जो न्यूरॉन्स होती हैं वो करवाती है। सीएनएस के इफेक्ट के बाद वो सीएनएस का जो इफेक्ट होता है उसके बारे में बात करें, तो न्यूरो ट्रांसमीटर अफेक्ट द बिहेवियर रिसेप्टर इन द हिप्पोकैम्पस। आगे देखेंगे कि इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्ट प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर इज रिक्वायर्ड टू मीडिएट द इफेक्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर। देयर आर many location of vasopressin receptor away from the vasopressinergic neurons. Vasopressin is perhaps carried in the CSF या cerebrospinal fluid। मेन वर्क क्या होता है इसका, सिंथेसिस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड वन विलब्रॉन्ड फैक्टर। तो ये क्या करवाता है, जो वैसोप्रेसिन होता है ये सिंथेसिस करवाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की। तो फैक्टर 8 हो गया या वन विलब्रॉन्ड फैक्टर जो होता है उसके उसका रिलीज करवाता है। तो आगे देखेंगे जो हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है, स्ट्रेसर्स यहाँ होते हैं, जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो इंक्रीज होता हो जाते हैं ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन में, है ना। तो स्ट्रेसर्स क्या करते हैं, जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन होता है उसको बहुत बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, देयर फोर कैन बी सेड दैट स्ट्रेसर लीड टू वीपी सिक्रीशन। ओके। अब ये हम थोड़ा आगे इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, फिर अब हम पढ़ेंगे। ओके। तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो ये हम हमें क्योंकि बेसिक्स ही देखना, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। तो अगर हम बेसिक्स ही देखेंगे तब हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा, और इतना ज़्यादा डीप में किसी भी एग्जाम या नीट की बात कर ले या हम टीजीटी पीजीटी की बात कर ले, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, है ना। ये जितना मैंने इसमें बता दिया है वो बहुत ज़्यादा है, नीट में यहाँ तक भी नहीं पूछा जाता है। नॉर्मल से हार्मोन पूछ लिया और उनकी वर्किंग वो पूछ लिया, वर्किंग पूरा डायग्राम पूछ लिया, ये सारी चीजें पूछते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म वगैरह सब पूछ लेते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो इसका एक्शन कहाँ होता है, इसके एक्शन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यूट्रस में होता है, कब, पार्चुरेशन के समय, बच्चे का जब जन्म होता है वहाँ। तो मायोमेट्रियल सेल का क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जो मायोमेट्रियल सेल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी। आगे भी कई सारे वर्क हैं कि ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन, ब्रेस्ट में भी वर्क करता है। ब्रेस्ट में क्या करता है, ब्रेस्ट में भी जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तब तब मिल्क का इजेक्शन तो होगा ही नहीं। तो उसकी जो मायो एपिथेलियल सेल होती है उनमें क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो उसके बाद क्या होता है, मिल्क का इजेक्शन होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क एंड ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट इज इजेक्शन। तो देखो यहाँ प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में कंफ्यूज ना होइएगा, प्रोलैक्टिन क्या करवाता है, सिंथेसिस करवाता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, इजेक्शन करवाता है। मतलब इजेक्शन मतलब क्या, बाहर निकलना। जब बच्चा क्या करता है, शक करता है दूध को, तो उसका इजेक्शन किसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ओके।
तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे, फिर आगे के जितना भी अ, मतलब इसकी डिजीजेज हैं या पिट्यूटरी की जितने भी, जैसे हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाए, किसी हार्मोन की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाए या उसका बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो जाए, तो इससे बहुत सारी डिजीज होती हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा जायंट ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी किसी भी ह्यूमन ह्यूमन में। जैसे हम खली की बात करें, और भी बहुत सारे मैन हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई। तो कई सारे हार्मोन हैं जिसके अलग-अलग अपने-अपने डिसऑर्डर्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हार्मोनल डिसऑर्डर के बारे में हम इस लेक्चर के बाद में बात करेंगे। ओके? अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।